नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत के विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने भारत के नीति आयोग के बारे में बात की थी। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग। इस आयोग का नाम आपने सभी ने सुना होगा जब महिलाओं से संबंधित कोई अपराध होता है या फिर अन्य जो संबंधित मामले होते हैं महिलाओं से संबंधित, तो इस आयोग का नाम बार बार आपने सुना होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जैसा कि नाम से ही पता है, ये महिलाओं के लिए बनाया गया आयोग है और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए। और क्या किया गया है कि अगर उनसे संबंधित कोई अपराध होता है, उनका कहीं पे उनका सप्रेशन होता है, तो उसके बारे में आवाज उठाने के लिए एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ये कार्य करता है, जो सरकार पे दबाव बनाता है या फिर खुद भी संज्ञान में लेके जांच की जाती है महिला आयोग के द्वारा। तो हम जैसे कि सारे उसमें जो है तो सभी आयोगों में उनकी संरचना को देखा है, तो वैसे ही हम इसकी संरचना को देखेंगे, इसके थोड़े से परिचय को जानेंगे कि ये कैसा आयोग है। फिर इससे संबंधित जो कार्य होंगे उसको समझेंगे, जिससे संबंधित अन्य प्रावधान हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, इसके लिए पात्रता शर्तों का निर्धारण कौन करता है, वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं और त्यागपत्र और हटाया जाना इनका कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि इसका परिचय क्या है, ये संवैधानिक आयोग है, कैसा आयोग है, क्यों बनाया गया है। तो परिचय में हम सबसे पहले देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बनाया गया। उसकी धारा 3 में लिखा गया है कि प्रत्येक केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि अपने यहाँ वो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग का निर्माण करेंगे, जिससे क्या बोला जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग बोला जाएगा। तो उसी अधिनियम के थ्रू, तो अधिनियम आप जरूर लिख लें, ये बना था अधिनियम 1990 में और आयोग बनाया गया है 1992 में। तो अब ये अधिनियम से आप समझ गए होंगे कि ये एक संवैधानिक आयोग तो नहीं है, पर ये वैधानिक आयोग है, अर्थात इसे विधि के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया है। तो ये एक वैधानिक आयोग है और इसकी स्थापना, मतलब इसके लिए जो कानून बनाया गया है वो 1990 और इसकी स्थापना की गई है। स्थापना की डेट जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आयोग हो गए हैं तो आदमी को फिर बाद में कंफ्यूजन होता है। तो ये डेट तो बहुत ही जरूरी है, 31 जनवरी 1992 को उसकी स्थापना की गई है। उसी दिन से ये महिला आयोग मतलब बना। और फिर क्या है, इसकी धारा जो 3 है, जो इस अधिनियम की धारा 3, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा स्थापना की गई है। तो इस अधिनियम की जो धारा 3 है, धारा 3 में बताया गया है, धारा 3 में यही बोला गया है कि मतलब केंद्र सरकार का कर्तव्य यह होगा कि वह अपने यहाँ एक महिला आयोग की स्थापना करेगा और इस अधिनियम के द्वारा करेगा। तो इस प्रकार ये आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का वैधानिक आयोग है। मतलब ये नहीं बोला जा सकता है कि ये एक संवैधानिक आयोग है, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो वैधानिक आयोग मतलब हमारे मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है और संविधान में बाद में भी इसके बारे में नहीं जोड़ा गया है। ये अभी एक सिर्फ कानून है और ये वैधानिक आयोग है। तो इस प्रकार इसका परिचय था। हमने समझा कि मतलब इसका अधिनियम कब बनाया गया, कब इसको चालू किया गया और कहां, इसकी कौन सी धारा में ये लिखा हुआ है। अब हम इसकी संरचना को समझ लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। सबसे पहले आप ये भी समझिए कि इसकी नियुक्ति साथ में देख ले। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार जिन व्यक्तियों को समझते हैं उचित अध्यक्ष एवं सदस्य बनाने का, उन्हीं को ये बनाते हैं और जो है तो इसी के द्वारा महिला आयोग बनाया जाता है। तो इस महिला आयोग में सबसे पहले अध्यक्ष तो होंगे, इसमें उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही नहीं, किन्हीं सदस्यों को ही अध्यक्ष का कार्यभार दे दिया जाता है। कार्यवाहक सदस्य जो सभी आयोगों में जैसे होता है वैसे यहां पर भी होता है, स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर 5 अन्य सदस्य होते हैं। जब यही राज्य महिला आयोग होगा तो उसमें थोड़ा अंतर रहता है कि उसमें अध्यक्ष तो एक ही रहता है पर सदस्य संख्या 6 हो जाती है। तो यहां पर एक अध्यक्ष होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे। अब इस मतलब सदस्य में एक का SC है, ST से संबंधित, जाति से संबंधित होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति से संबंधित हो या फिर अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। 4 के लिए अन्य शर्तें नहीं है। 4 जो ये 5 लोग हैं, मतलब 4 अध्यक्ष, 4 सदस्य रिमेनिंग और ये
5 सदस्य और एक ये, इन 6 लोगों का एक सामाजिक कार्यकर्ता, विधि का जानकार होना, महिलाओं संगठन संबंधित कार्यों को किए होने का अनुभव होना चाहिए उनके पास, या फिर कोई सोशलिस्ट आदमी होना चाहिए, सामाजिक आदमी होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, किसी और जाति या किसी भी और चीज के उत्थान के लिए कार्य किया होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए, जो विशेष योग्यता जो मतलब केंद्र सरकार के द्वारा समझा जाएगा कि ये इस पद पे रहने के योग्य है, तो केंद्र सरकार उन्हें इस पद पे नियुक्त करती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर जो 6 सदस्य होते हैं, इनके पास ये सामान्य सी योग्यता होनी चाहिए। ऐसी कोई विशेष योग्यता के बारे में बात नहीं की गई है, बस इसमें यह बताया गया कि जो 5 में से एक सदस्य होगा उसका SC या ST से संबंधित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसकी संरचना थी। अब हम ये देखते हैं कि ये हटते कैसे हैं अपने पद पे, इन्हें नियुक्त कौन करता है। तो जो इनकी नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि अभी तक हमने जितने आयोग पढ़े उनमें सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब जब हम राज्यों की बात करेंगे, मतलब राज्य महिला आयोग की, तो वहां पर जो महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यहां पर केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। केंद्र सरकार इनको नियुक्त करती है। अब ये त्यागपत्र किसे देते हैं, तो जो नियुक्त करता है उसे ही त्यागपत्र दिया जाता है। तो नियुक्त, तो ये त्यागपत्र केंद्र सरकार को प्रदान करते हैं। अब इन्हें जो हटाने की प्रक्रिया है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। पहली बात तो ये सांविधिक बॉडी नहीं, तो आप पहले ही समझ लीजिए कि कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। ये एक सिंपल प्रोसीजर होगा। जब केंद्र सरकार को ये लगेगा कि ये मतलब जो भी रीजन से ये दिवालिया हो गए हैं, किसी न्यायालय द्वारा इन्हें कारावास की सजा सुनाई गई है, तब ये इन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। केंद्र सरकार ये समझती है कि अब ये जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, ये शारीरिक और मानसिक रूप से अपने पद पर रहने के योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, अपना कार्यभार नहीं कर पा रहे, तब इन्हें हटा सकती है। अगर इनको अनुशासनात्मक कार्यवाही देखता है कोई, तो उसकी विशेष जांच के बारे में, जैसे हमने बहुत में देखा हुआ है, बहुत सारे मतलब जो आयोग थे उसमें ये देखा हुआ है कि ये लोग जो है तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा जांच कराई जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, कोई अनुशासनहीन कार्य किया है, तो उन सदस्यों को, अध्यक्षों को उतनी ही समय मतलब अपने पद से हटा सकते हैं। तो केंद्र सरकार के पास पूरी पावर होती है, ये केंद्र सरकार के पश्चात पर्यंत अपने पद पे रहते हैं। तो इस प्रकार इनको केंद्र सरकार हटा सकती है और त्यागपत्र भी ये केंद्र सरकार को देते हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्तित जो पद होते हैं उनमें जो है तो राष्ट्रपति का कोई दखल नहीं होता है। तो आप ये मत, जहां पर वर्ड आए राष्ट्रपति, तो महिला आयोग से संबंधित राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति उनसे कोई मतलब कोई भी इनके मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस राष्ट्रपति का नहीं होता है। ये जब प्रतिवेदन भी प्रोवाइड करेंगे तो ये सीधे केंद्र सरकार को ही देते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय आप समझ लीजिए, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जैसे कि मोस्टली जो आयोग थे उनका सबका मुख्यालय दिल्ली में था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का भी मुख्यालय दिल्ली में है। तो इस प्रकार हमने नियुक्ति को समझा, त्यागपत्र समझा कि हटाया कैसे जाएगा, ये भी जाना कि इनको हटाया कैसे जाता है इनके पद से। तो और कोई विशेष प्रक्रिया इसके बारे में नहीं लिखी हुई है। तो अब हम ये देखते हैं पुनः नियुक्ति। तो पुनः नियुक्ति से संबंधित कोई भी बात नहीं की गई है। इन्हें जो है तो पुनः नियुक्त किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, जो भी सरकार उचित समझे। पुनः नियुक्ति, अब इसमें 2 टाइमलाइंस होती हैं जो कार्यकाल से संबंधित हैं। तो उसमें कार्यकाल के बारे में यह बोला गया है कि इनके कार्यकाल का टेन्योर नहीं फिक्स किया गया, सिर्फ एक लिमिट बताई गई थी जो कानून में लिखी गई है। तो उसे संबंधित ये पुनः नियुक्ति भी है। क्या है कि इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट कर ले तो इनको अपने पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो अगर ये 3 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं और अभी इनकी उम्र बची हुई है, तो इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो पुनः नियुक्ति के बारे में यही बोला गया कि आप पुनः नियुक्त किए जा सकते हैं। और अगर उम्र 65 वर्ष हो गई है तो फिर तो ये उम्र के क्राइटेरिया के हिसाब से अध्यक्ष सदस्य नहीं बन सकते हैं, तो फिर इन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। और गिरिजा व्यास जो अध्यक्ष हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 2 बार, ये पहली और एकमात्र हैं जो 2 बार अध्यक्ष रही हैं
और बाकी सब तो एक टेन्योर के लिए ही फिक्स है और एक ही बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं। गिरिजा व्यास, इनको कितने कार्यकाल के लिए? तो इनको 2 कार्यकाल मिला हुआ था, बाकी जो भी अध्यक्ष सदस्य हैं उनको सिर्फ एक एक कार्यकाल ही मिला हुआ है। तो इस प्रकार आप कार्यकाल नोट डाउन कर लीजिए और पुनः नियुक्ति समझ लीजिए कि इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है। कोई सांविधिक पद नहीं है, कोई वैधानिक मतलब कोई क्या कहते हैं संवैधानिक पद नहीं है, तो इस प्रकार ऐसा नहीं समझा जा सकता कि मतलब ये अपने पद पर रहेंगे बार बार, तो मतलब तो कुछ क्या कहते हैं किसी को फायदा दे सकते हैं। तो इसीलिए इस पद को क्या किया गया है कि आप बार बार इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं जब तक आप उसके क्राइटेरिया में, उम्र के क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं। तो इस प्रकार अभी आप कार्यों को समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किस लिए आयोग बनाया गया। हमने SC ST पिछड़ा वर्ग इस टाइप के आयोग पढ़े हुए हैं, तो उन जातियों के उन जातियों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे ही ये पूरे देश में जो महिलाएं हैं तो महिलाओं के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अब मूल्यांकन किसका करते हैं? जो भी महिलाओं से संबंधित उपाय चल रहे हैं, आरक्षण दिया जा रहा है जिन जगहों पे, तो उन चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। और ये आयोग मूल्यांकन करके ये बताता है कि जो रक्षा उपाय किए गए हैं, जो उपबंध किए गए हैं संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा, वो सभी महिलाओं को पूरे देश में प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए उनको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, और उन रक्षा उपायों से महिलाओं का उत्थान हो पा रहा है, महिलाएं विकास में अग्रसर हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, इसका ये मूल्यांकन करते हैं। तो एक प्रकार से ये मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन करने के साथ ही इन्हें एक और काम लगेगा, इससे आप सीधे समझ लीजिए कि जब ये मतलब जो उपाय किए गए हैं, तो जब इन्हें सफिशिएंट लगेंगे जिस मैटर में तो ठीक है, पर जब इनको उपाय लगेगा कि ये नाकाफी है इनके विकास के लिए, तो ये नए मतलब उपायों का सजेशन देंगे, सिफारिश करेंगे। तो दूसरा कार्य इनका क्या होता है? सिफारिश करना। जो महिलाओं से संबंधित मामले हैं उनमें नए कानून बनाने के लिए, नए नियम बनाने के लिए सिफारिशें करने की बात की जाती है महिला आयोग के द्वारा, और ये रक्षण का कार्य करती हैं। अब जो रक्षा उपाय किए गए हैं कानून में, जो प्रावधान किए गए हैं, उन रक्षा उपायों के तहत क्या होता है कि अगर किसी महिला के अधिकारों का हनन किया जाता है, उससे संबंधित कोई अपराध होता है, तो फिर क्या करते हैं, यहां पर शिकायत की जाती है और महिला आयोग इनिशिएटिव लेके इस प्रोसेस को, जो न्याय की प्रोसेस है, उसे तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मतलब आवाज उठाती है। आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसी प्रकार ये करते हैं, शिकायतों को निपटाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। अगर किसी ने शिकायत की है, बहुत सारी महिलाएं आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस होती हैं, जहां पर उनके साथ अभद्रता वगैरह होती है, तो ये महिला आयोग में जाकर शिकायत करती हैं। और महिला आयोग, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ नीति आयोग के पास सिविल आयोग की पावर नहीं है, तो महिला आयोग के पास भी सिविल आयोग की पावर है और अपने स्तर से वो जांच करने का कार्य करती है। और अगर उसे उचित लगता है तो वो न्यायालय को भी इसमें शामिल करती है और न्यायालय को बताती है कि मतलब वहां पर केस चालू करवाने का भी कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार ये रक्षण का कार्य करते हैं। अब जो कार्य है, अब अगर महिलाओं से संबंधित कोई मामले हैं, इसमें सलाह देने का कार्य होता है। अब महिलाओं से संबंधित अगर कोई मामला है, महिलाओं की सहभागिता से संबंधित कोई मामला है, जैसे नगरीय निकाय चुनाव अभी होने वाला है, तो वहां पर जैसे आरक्षण प्रोवाइड करना है महिलाओं को, और भी कोई बात है तो जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के अपलिफ्टिंग से संबंधित है, तो उसमें क्या किया जाता है, ये केंद्र सरकार को सलाह देने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। और वही एक कार्य कि जो भी कार्य महिला आयोग द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा महिला आयोग को दिया जाएगा, किनसे संबंधित, महिलाओं से संबंधित, अन्य व्यक्तियों से संबंधित नहीं, अन्य चीजों से संबंधित नहीं, केंद्र सरकार द्वारा अन्य कार्य जो दिए जाएंगे वो भी महिला आयोग को करना पड़ेगा। पर ये अन्य कार्य महिलाओं से संबंधित ही होना चाहिए, महिलाओं के संगठन या ग्रुप से संबंधित होना चाहिए, तो वो अन्य कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। और सभी आयोगों में हमने एक चीज पढ़ी हुई है, प्रतिवेदन। तो ये प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को, अब इनका प्रतिवेदन किसे होता है, अब थोड़ा, क्योंकि हर में प्रतिवेदन राष्ट्रपति या राज्यपाल को हुआ करता था, तो यहां पर ये प्रतिवेदन देती हैं, मतलब महिला आयोग के द्वारा दिया जाता है केंद्र सरकार को। अब ये केंद्र सरकार क्या करती है, वही जो सब आयोगों के साथ कर रही थी कि एक्सेप्ट करेगी या डिनाय करेगी, जो भी करती है, पर केंद्र सरकार लेगी और केंद्र सरकार ऐसे संसद के पटल पे केंद्र सरकार के द्वारा इसे महिला आयोग की रिपोर्ट को रखा जाएगा।
इस प्रकार इसके जो कार्य हैं वो सिमिलर हैं, जो बहुत सारे जाति वाले आयोग हमने पढ़े हुए हैं उनसे सिमिलर इसके कार्य हैं, कोई विशेष कार्य नहीं है, बाकी सिमिलर चीजें हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मूल्यांकन का, सिफारिश करने का, ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको मतलब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रक्षण करने का, सलाह देने का, और केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रोवाइड करने का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसके जो कार्य थे वो हमने देखे। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जो हम ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से तथ्य हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि इसके जो कोई अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष के बारे में एक क्वेश्चन है कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी। गिरिजा व्यास के बारे में तो हमने देख ही लिया है। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थी ये गिरिजा व्यास, जयंती पटनायक जी हैं। ये इसकी प्रथम अध्यक्ष है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। आप थोड़ा अपडेट के लिए 2018 में बनी थी, इनका टेन्योर भी अब खत्म ही होने वाला है क्योंकि 3 वर्ष हो गए हैं। अब जो पार्टी मतलब सत्ता में रहती है वो अपने हिसाब से अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव करती है, तो ये पार्टियों के संबंधित ही रहते हैं लोग। तो अभी इसमें रेखा शर्मा जी हैं और इनको 2018 में नियुक्त किया गया था। 2018 से ये अभी तक है। अब ये बाद में चेंज भी हो सकती हैं, अभी पेपर से पहले, तो आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। और गिरिजा व्यास का भी नाम आप देख लीजिए क्योंकि गिरिजा व्यास जी को 2 बार नियुक्त किया गया था इसके अध्यक्ष के रूप में। ये एक मात्र है जो इनको 2 बार नियुक्त किया गया है, बाकी सबका टेन्योर एक ही बार के लिए है। गिरिजा व्यास 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया हुआ है। तो आप ये भी समझिए कि इनको कम उम्र में शायद जो है तो अध्यक्ष बनाया गया रहा होगा, इससे जो है तो ये उम्र वाले क्राइटेरिया में भी फिट हो रही थी। तो इस प्रकार फर्स्ट अध्यक्ष को देखा, वर्तमान अध्यक्ष, और गिरिजा व्यास जी को समझा कि ये गिरिजा व्यास, इनका 2 कार्यकाल पूरा हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात की, उसके कार्यों को समझा, उसकी संरचना को जाना कि कौन से अध्यक्ष सदस्य होते हैं और इनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। तो आप ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि इनका राष्ट्रपति से संबंध नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे के लेक्चर में हम अपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।